हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 31। इसमें हम करेंगे 50 प्रश्न जीके जीएस के, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। अगर आपको दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि विश्व प्रसिद्ध कांसे से निर्मित नर्तकी की प्रतिमा का संबंध किस सभ्यता से है। तो विश्व प्रसिद्ध एक नर्तकी की जो प्रतिमा प्राप्त हुई है वो किस सभ्यता से प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता से, माया सभ्यता, इंका सभ्यता या फिर रोम की सभ्यता। तो इसका सही आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई है नर्तकी की प्रतिमा। और ये किस स्थान से प्राप्त हुई है, ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है ये प्रतिमा। और दोस्तों, मोहनजोदड़ो की जो खोज की गई थी ये कब की गई थी? ये 1922 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी राखल दास बनर्जी यानी कि आर.डी. बनर्जी के द्वारा ये खोज की गई थी। और दोस्तों, मोहनजोदड़ो ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क निम्न में से कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में या फिर बिहार में। तो इसका सही आंसर है जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है या फिर पार्क है, ये उत्तराखंड में स्थित है, नैनीताल के पास स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एक चीज से और महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 1973 का जो टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था, टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था, वो किस राष्ट्रीय उद्यान से चलाया गया था? वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से चलाया गया था 1973 का टाइगर प्रोजेक्ट। और ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, भ्रूण की वह स्थिति जिसमें बच्चे के सभी अंगों को पहचाना जा सकता है, तो उसको क्या कहते हैं? अंडाणु, भ्रूण, युग्म नज या फिर ट्यूब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भ्रूण। भ्रूण की वह स्थिति जिसमें बच्चे के सभी अंगों को पहचाना जा सकता है उसको भ्रूण कहते हैं। और दोस्तों, भ्रूण का जो निर्माण होता है ये कब से शुरू होता है? जब निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया के 9 सप्ताह के बाद, निषेचन की क्रिया के 9 सप्ताह के बाद यानी कि 63 दिनों के बाद भ्रूण का निर्माण शुरू हो जाता है। और उसी समय जो होते हैं बच्चे के सभी अंगों की जानकारी मिल जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, प्रसिद्ध सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? कलकत्ता में, लक्षद्वीप में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में या फिर दिल्ली में। तो प्रसिद्ध जो सेलुलर जेल है, जो ब्रिटिश साम्राज्य के समय बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी, तो सेलुलर जेल ये स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ स्थित थी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित थी। अंडमान निकोबार के भी दक्षिण अंडमान भाग में। कहाँ पर? दक्षिणी अंडमान भाग पर ये स्थित थी। और दोस्तों, अंडमान और निकोबार ये 572 द्वीपों से मिलकर बना हुआ एक द्वीप समूह है। जो कितने द्वीप हैं यहाँ पर? 572 द्वीप हैं। और इसका जो सेलुलर जेल का जो निर्माण शुरू किया गया था ये 1896 से लेके 1906 तक इसका निर्माण हुआ था। कब से? 1896 से लेके 1906 तक इसका निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न है 5, नाभिक खालिस्तान के द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है। तो नाभिक किसके द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है? कोशिका द्रव्य को दोस्तों साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साइटोप्लाज्म भी बोला जाता है। तो किसके द्वारा इसको अलग करते हैं? नाभिक भित्ति के द्वारा, अंतःप्रद्रव्यी जालिका के द्वारा, कोशिका भित्ति के द्वारा या फिर नाभिक झिल्ली के द्वारा। तो इसका सही आंसर है नाभिक झिल्ली के द्वारा नाभिक और कोशिका द्रव्य को अलग किया जाता है। नाभिक झिल्ली को एक और नाम से जाना जाता है, परमाणु झिल्ली। क्या बोलते हैं इसको? इसको परमाणु झिल्ली भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, पुराने जलोढ़ से निर्मित उत्तरी मैदानी क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग है। पुरानी जलोढ़ को यानी कि किसको पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं? तराई, खादर, भांगर या भावर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों
वांगर, यहाँ पर वांगर कर लीजिएगा, वांगर। ठीक है दोस्तों। तो जो पुरानी जलोढ़ से निर्मित उत्तरी मैदानी क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग होता है उसको क्या कहते हैं, उसको बोला जाता है बांगर। और जो नई जलोढ़ होती है उसको बोला जाता है खादर, उसको क्या बोलते हैं, खादर बोला जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने सभी आर्थिक सूचियों को प्रत्येक कितने वर्षों पर संशोधित करने की सलाह दी है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने एक सलाह दी है कि जो सभी आर्थिक सूचियां होती हैं उनको संशोधित करने की, तो कितने वर्षों के बाद, 12 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 2 वर्ष। तो इसका सही आंसर प्रत्येक 5 वर्ष में ये संशोधित की जाती हैं सभी आर्थिक सूचियां। और दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 2006 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कहाँ, दिल्ली में। कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना 2006 में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध टेनिस से है। तो कौन सा खिलाड़ी है जिसका संबंध टेनिस से है, रोजर विन्नी, टाइगर वुड्स, विश्वनाथ आनंद या फिर रोजर फेडरर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रोजर फेडरर का संबंध टेनिस से है। दोस्तों रोजर फेडरर ये विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रह चुके हैं और ये किससे खेल से संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न है 9, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का विशेषाधिकार कब प्रदान किया था। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसको भारत के साथ व्यापार करने का विशेषाधिकार कब प्रदान किया गया था, 1600 में, 1498 में, 1743 ईस्वी में या फिर 1707 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सन 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने यह विशेषाधिकार दिया था। और जो अंग्रेज सबसे पहले आए थे भारत में ये 1608 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में ये सूरत बंदरगाह पर आए थे। कहाँ आए थे, सूरत बंदरगाह पर आए थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, भारत में प्रत्येक नगर पालिका का कार्यकाल कितना होता है। तो कितना होता है भारत में प्रत्येक नगर पालिका का कार्यकाल, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 5 वर्ष। तो इसका सही आंसर है, इसका जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों नगर पालिका ये कहाँ पर इसका वर्णन किया गया है, तो इसका जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था, 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था कब हुआ था, 1992 में किया गया था। इसके द्वारा एक भाग जोड़ा गया था, भाग 9 का ए, भाग 9 का ए जोड़ा गया था। इसमें नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया था और एक अनुसूची जोड़ी गई थी, अनुसूची नंबर 12 इसी के द्वारा जोड़ी गई थी जिसमें नगर पालिका के बारे में बताया गया था और इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, ट्रिप्सिन का क्या कार्य है। पायसीकृत वसाओं का अपघटन करना, प्रोटीन का पाचन करता है या फिर स्वाद का पता लगाता है या फिर श्वसन करता है। तो जो ट्रिप्सिन होता है ये इसका क्या कार्य होता है, इसका कार्य होता है प्रोटीन का पाचन करना। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हुआ, ट्रिप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन का पाचन करना। दोस्तों ट्रिप्सिन क्या है, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, क्या है, एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है, मनीला में, बीजिंग में, नई दिल्ली में या फिर सिंगापुर में। तो एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी, एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर 1 मनीला में स्थित है। दोस्तों एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1966 1966 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस मनीला में स्थित है। अगला प्रश्न है 13, वर्ष 1928 में वारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। विनोबा भावे ने, चित्तरंजन दास ने, अबुल कलाम आजाद ने या फिर वल्लभ भाई पटेल ने। तो इसका सही आंसर है वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 1928 ईस्वी में वारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। दोस्तों वारदौली सत्याग्रह क्या था, ये किसानों को करों से राहत दिलाने के लिए एक सत्याग्रह किया गया था। इसमें बहुत सारी महिलाओं ने भी भाग लिया था और इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और यहाँ पर महिलाओं ने सरदार
जो वल्लभ भाई पटेल थे इनको सरदार की उपाधि या फिर एक उपनाम दिया था। क्या नाम दिया था? उपनाम। सरदार की उपाधि इनको दी गई थी बारदौली सत्याग्रह में महिलाओं के द्वारा। अगला प्रश्न है 14, निम्न में से कौन सी नदी वर्ड बनाती है? अमेजन नदी, गंगा नदी, नील नदी या फिर मिसिसिपी नदी? तो दोस्तों वर्ड का मतलब है कि किसी चिड़िया के पैर की संरचना, किसी चिड़िया के पैर की जो संरचना होती है उसका निर्माण कौन सी नदी करती है? तो इसका सही आंसर है मिसिसिपी नदी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। इस मिसिसिपी नदी की जो सहायक नदियां हैं जब इसमें मिलती हैं तो एक पक्षी के पैर की संरचना के रूप में बनाती हैं जिसे वर्ड कहते हैं। और ये मिसिसिपी नदी कहाँ बहती है? ये उत्तरी अमेरिका में बहती है। कहाँ बहती है? उत्तरी अमेरिका में ये बहती है। और दोस्तों नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 6690 किलोमीटर है। कितनी है? 6690 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है 50, बेरोजगारी और विकास दर के बीच संबंध दर्शाने वाला नियम कौन सा है? ओकुन का नियम, फिशर का नियम, गुडहार्ट का नियम या फिर पार्किंसन का नियम? तो इसका सही आंसर है ओकुन का नियम। ये बेरोजगारी और विकास दर के बीच संबंध दर्शाने वाला नियम है, ओकुन का नियम। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। इस नियम के अनुसार ये बताया गया था कि जब बेरोजगारी बढ़ती है तो देश का जो उत्पादन होता है वो कम होता है। यानी बेरोजगारी के बढ़ने से उत्पादन कम होता है और अगर उत्पादन अधिक होता है तो बेरोजगारी घटती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मेकांग नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, नील नदी या फिर सिंधु नदी? तो इसका सही आंसर है विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नील नदी ये किस महाद्वीप में है? तो इसका सही आंसर होगा ये है अफ्रीका महाद्वीप। किस महाद्वीप में बहती है? ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और इसकी कुल लंबाई 6690 किलोमीटर है। कितनी है? 6690 किलोमीटर है और ये कुल 11 देशों से होकर बहती है। कितने देशों से? कुल 11 देशों से होकर बहती है और इसका जो स्रोत है, उद्गम है, वो है विक्टोरिया झील। क्या है इसका उद्गम? विक्टोरिया झील से इसका उद्गम होता है, विक्टोरिया झील से। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 है, पेरू महासागरीय धाराओं को किस नाम से जाना जाता है? अल नीनो के नाम से, वेंगुएला धारा, हम्बोल्ट धारा या फिर ला नीना धारा? तो जो पेरू महासागरीय धाराएं होती हैं इनका एक और नाम है, इसको बोलते हैं हम्बोल्ट धारा। इसको कौन सी धारा बोलते हैं? हम्बोल्ट धारा इसको कहा जाता है। और ये एक ठंडी जल धारा है। कैसी जल धारा है? ये एक ठंडी जल धारा है। ये दक्षिणी अमेरिका से, जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका से उत्तरी अमेरिका की ओर ये प्रवाहित होती हैं धाराएं। कौन सी? पेरू महासागरीय धाराएं या फिर हम्बोल्ट धाराएं। अगला प्रश्न है 18, वह समझौता जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मेल हुआ किस समझौते के नाम से जाना जाता है? बॉम्बे समझौता, लखनऊ समझौता, लाहौर समझौता या फिर नागपुर समझौता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है लखनऊ समझौता। ऑप्शन नंबर 2। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो मेल हुआ था वो लखनऊ समझौते में हुआ था। और ये लखनऊ समझौता हुआ कब था? 1916 ईस्वी में ये समझौता हुआ था। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था इसका जो विभाजन हुआ था वो हुआ था 1907 ईस्वी में। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था? सूरत अधिवेशन था जिसमें यहाँ पर इसका विभाजन किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 है, 1856 में कुशासन के आरोप में लॉर्ड डलहौजी द्वारा किस राज्य पर कब्जा कर लिया गया? तो किस राज्य पर? वरार पर, अवध पर, पंजाब पर या फिर सिंध पर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अवध पर कब्जा कर लिया गया था कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में।
तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये डलहौजी के द्वारा किया गया था। डलहौजी के द्वारा एक व्यापकता का सिद्धांत, कौन सा व्यापकता का सिद्धांत लाया गया था, जिसके द्वारा जो भारतीय राज्य थे उनको ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया जाता था। तो जो अवध जो साम्राज्य था, इस पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया था 1856 ईस्वी में। और सबसे पहला जो इसमें विलय किया गया था 1848 ईस्वी में सतारा को। कौन सा था? सतारा को सबसे पहले विलय किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना धन व्यय हुआ? 60 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 64 लाख या फिर 70 लाख? तो जो भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ था तो उसमें कुल खर्च आया था 64 लाख रुपए। कितना आया था? 64 लाख रुपए उसमें कुल खर्च आया था। और इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह यानी 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। और जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न है 21, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख कौन होता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महाधिवक्ता, भारत का राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश? तो जो भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है वो होता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कैग बोलते हैं, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल। और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? ये है अनुच्छेद 148 यानी अनुच्छेद 148 में सीएजी का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है, समभारिक रेखा बराबर वाले क्षेत्रों को व्यक्त करती है। तो किस बराबर वाले क्षेत्रों को? बराबर दबाव वाले, बराबर ताप वाले, या फिर बराबर वर्षा वाले, या फिर आर्द्रता वाले? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बराबर दबाव वाले क्षेत्रों को व्यक्त करती है समभारिक रेखाएं। ये कैसी रेखाएं होती हैं? ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो समान दबाव यानी समान दाब वाले जो क्षेत्र होते हैं उनको व्यक्त करती है। अगला प्रश्न है, हीरे का अपवर्तनांक क्या है? 2.42, 2.87 या फिर 1.24 या फिर 3.42? तो जो हीरे का अपवर्तनांक होता है, वो होता है 2.42। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 2.42 हीरे का अपवर्तनांक होता है। यानी हीरे में जो प्रकाश की गति होती है वो हवा की गति का 2.42 गुना कम होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24 है, कढ़ाई की कला कौन सी बन्नी का उद्भव किस राज्य में हुआ? तमिलनाडु में, गुजरात में, नागालैंड में या फिर तेलंगाना में? तो इसका सही आंसर है, इसका जो उद्भव हुआ था वो हुआ था गुजरात में। कहाँ हुआ था? गुजरात में इसका उद्भव माना जाता है। अगला प्रश्न है 25, राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को का मुख्यालय है, कहां पर स्थित है? इसका मुख्यालय केरल में, तमिलनाडु में, जम्मू कश्मीर में या फिर ओडिशा में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ओडिशा के भुवनेश्वर में इसका मुख्यालय स्थित है। नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, इसका मुख्यालय ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। और इसकी स्थापना, इसका जो कार्य शुरू हुआ था वो 1981 में इसका कार्य शुरू हुआ था। और ये खान मंत्रालय है उनके अंतर्गत आती है और ये एक नवरत्न कंपनी है। अगला प्रश्न है 26, वह गति क्या कहलाती है जिसमें एक कण या पिंड सीधी रेखा में चलता है? उस गति को क्या कहते हैं? अनियमित गति, रेखीय गति, वृत्तीय गति या फिर कंपन गति? तो इसका सही आंसर है, जब एक ही सीधी रेखा में जब गति होती है उसको रेखीय गति कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, रेखीय गति। और जो किसी भी नियमित नहीं होती उसको अनियमित कहते हैं, और जो वृत्त में घूमती है उसको वृत्तीय गति, और जो कंपन के रूप में जाती है उसको कंपन गति कहते हैं। अगला प्रश्न है 27, पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता था? एबी डिविलियर्स, युवराज सिंह, गौतम गंभीर या फिर कुमार
संगाकारा। तो इसका सही आंसर है युवराज सिंह। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। जो 2011 में पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसमें मैन ऑफ द सीरीज जीता था युवराज सिंह ने। मैन ऑफ द सीरीज या फिर मैन ऑफ द टूर्नामेंट किसने जीता था? युवराज सिंह ने। और उस जो मैच हुआ था उसमें मैन ऑफ द मैच चुने गए थे महेंद्र सिंह धोनी। कौन चुने गए थे? महेंद्र सिंह धोनी को मैन ऑफ द मैच चुना गया था। और जो 2011 का वर्ल्ड कप हुआ था ये भारत ने श्रीलंका को हराया था। भारत ने किसको हराया था? श्रीलंका को भारत ने हराया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28 है, खादर और वांगर का संबंध निम्न में से किस मिट्टी से है? लाल मिट्टी से, जलोढ़ मिट्टी से, काली मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जलोढ़ मिट्टी से संबंधित है खादर और वांगर। तो दोस्तों जो नई जो जलोढ़ मिट्टी होती है, जो नदियों के द्वारा नई जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है उसको खादर कहते हैं, और जो जलोढ़ मिट्टी पुरानी हो जाती है उसको वांगर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है 29, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है या फिर सापेक्षिक प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता या फिर सापेक्षिक चालकता? तो इसका सही आंसर है ये कहलाता है विशिष्ट चालकता। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। विशिष्ट चालकता कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उसको। दोस्तों विशिष्ट चालकता का मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है मिहो। मिहो यानी इसको ऐसे बनाते हैं मिहो, या फिर इसी को कहा जाता है सीमेंक इसको कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 है, प्रसिद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ का संबंध किस धर्म से है? इस्लाम धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म या फिर हिंदू धर्म? तो इसका सही आंसर है जो तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं ये जैन धर्म से संबंधित हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। कितने? कुल 24 तीर्थंकर हुए। पार्श्वनाथ उसमें से 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। कौन थे? 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। और 24वें नंबर के तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31 है, आधुनिक आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों में तत्वों का समायोजन क्या कहलाता है? लंबवत तालिका, समूह आवर्त या फिर क्षैतिज तालिका? तो जो आवर्त सारणी होती हैं, तत्वों की जो आवर्त सारणी होती है उसमें जो क्षैतिज पंक्तियां होती हैं, ऐसे लेटी हुई जो पंक्तियां होती हैं उनको क्या कहते हैं ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आवर्त कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? जो क्षैतिज पंक्तियां होती हैं उनको आवर्त कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां होती हैं उनको समूह कहते हैं। ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को क्या बोलते हैं? समूह कहा जाता है। अगला प्रश्न है 32, 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक का अस्थायी सदस्य कौन था? तो 9 दिसंबर को भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई थी। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। उसमें एक अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। तो उनका क्या नाम था? तो देखते हैं ऑप्शन, बीटी कृष्णमाचारी या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हरेंद्र कुमार मुखर्जी जिन्हें HC मुखर्जी कहा जाता है, या फिर सच्चिदानंद सिन्हा। तो जो अस्थायी सदस्य चुने गए थे, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, वो चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा को। कौन चुने गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। उसमें जो स्थायी सदस्य चुने गए थे वो चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन चुने गए थे? ये स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और एक उपाध्यक्ष भी चुने गए थे। उनका नाम था HC मुखर्जी यानी कि हरेंद्र कुमार मुखर्जी चुने गए थे। अगला प्रश्न है 33, वॉलीबॉल के खेल में यदि रेफरी अपने हाथों के दोनों अंगूठों को एक साथ ऊपर उठाता है तो यह किसका संकेत है? बॉल इन का, आउट का, निलंबन का या फिर डबल फॉल्ट एंड रिप्ले का? तो इसका सही आंसर है जब रेफरी अपने
दोनों अंगूठों को एक साथ ऊपर उठाता है तो इसका मतलब होता है डबल फॉल्ट एंड रिप्ले। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। वॉलीबॉल में कुल कितने प्लेयर होते हैं? वॉलीबॉल में कुल 6 प्लेयर होते हैं। कितने प्लेयर होते हैं? वॉलीबॉल में कुल 6 प्लेयर। अगला प्रश्न है 34। वह भारतीय नागरिक जो सामान्य रूप से भारत के बाहर रह रहा हो और उसके पास भारतीय पासपोर्ट हो, उस क्या कहलाएगा? पड़ोसी नागरिक कहलाएगा, अनिवासी भारतीय कहलाएगा, अन्य नागरिक कहलाएगा या फिर धार्मिक भारतीय कहलाएगा? तो इसका सही आंसर है वो कहलाएगा अनिवासी भारतीय। यानी जो व्यक्ति भारत के बाहर रह रहा हो और उसके पास भारतीय पासपोर्ट हो तो उसको अनिवासी भारतीय कहेंगे, यानी कि उसको बोलेंगे NRI, नॉन रेजिडेंसी इंडियन। नॉन रेजिडेंसी इंडियन उसको कहा जाएगा। नॉन रेजिडेंस इंडियन किसको कहा जाता है? जो लगातार यानी भारत से बाहर 183 दिन तक भारत के बाहर निवास करता है उसको NRI कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 है, मैराथन निम्न में से किससे संबंधित खेल है? एथलेटिक्स से संबंधित खेल है, टेबल टेनिस से, फुटबॉल से या फिर बैडमिंटन से? तो जो मैराथन होता है ये होता है एथलेटिक्स से संबंधित। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। एथलेटिक्स से संबंधित होता है। मैराथन में कुल 42.2 किलोमीटर की रनिंग होती है, यानी कि इसमें होती है 42 किलोमीटर और 200 मीटर की एक रनिंग होती है, उसको मैराथन कहा जाता है और ये एथलेटिक्स से संबंधित होती है। अगला प्रश्न है 36। हिमालय पर्वतमाला का सबसे उत्तरी हिस्सा कहलाता है? हिमांचल, भावर, हिमाद्री या फिर शिवालिक? तो जो हिमालय पर्वतमाला है इसका सबसे उत्तरी हिस्सा यानी कि सबसे ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है हिमाद्री, जिसको ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक अधातु है? सोडियम, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन और मैग्नीशियम, इनमें से कौन सी एक अधातु है? तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक अधातु है। हाइड्रोजन क्या है? एक अधातु है, बाकी की सभी ये धातु हैं। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। एक ही इसमें प्रोटॉन और एक ही इसमें न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। हाइड्रोजन एक स्वादहीन, गंधहीन और रंगहीन गैस है। कैसी है ये? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 है, HP ब्लावात्स्की और HM ऑलकोट द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में किस संस्था की स्थापना की गई? तो किस संस्था की स्थापना की गई थी? गदर पार्टी की, थियोसॉफिकल सोसाइटी की, इंडियन एसोसिएशन की या फिर अभिनव भारत समिति की? तो इनके द्वारा जो स्थापित की गई थी वो की गई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। किसके द्वारा? ब्लावात्स्की और ऑलकोट के द्वारा एक थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी और ये कब की गई थी? 1875 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1875 ईस्वी में इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय था ये था न्यूयॉर्क में। कहाँ स्थित था? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय स्थित था और इन्होंने 1882 ईस्वी में, कब? 1882 ईस्वी में मद्रास के अडेयार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में एक मुख्यालय बनाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 है, भारतीय संविधान में संशोधन के प्रावधान को मुख्यतः किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी का वाइमर संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, अमेरिकी संविधान से या फिर सोवियत संघ जिसे USSR कहा जाता था के संविधान से? तो जो संशोधन की प्रक्रिया है भारतीय संविधान में ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। और जो संशोधन की जो प्रक्रिया है ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? ये है अनुच्छेद 368, आर्टिकल 368 में बताया गया है संशोधन से संबंधित। और भाग 20 किस भाग में है? ये है भाग 20 में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 40 है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? अमेरिकी संविधान से, ब्रिटेन संविधान, आयरलैंड संविधान या फिर सोवियत संघ USSR के संविधान से?
तो जो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। और जो डीपीएसपी है ये भाग डीपीएसपी जो है ये किस भाग में है, ये है भाग 4 में। और इनका जो वर्णन है किस अनुच्छेद से अनुच्छेद तक है, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक जो आर्टिकल हैं उन सभी में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताया गया है और ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41 है, प्रसिद्ध श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर के श्रीशैलम में स्थित है। कहां पर स्थित है, किस राज्य में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। तो जो भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर है ये आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में स्थित है। कहाँ स्थित है, ये आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में स्थित है। और ये किस भगवान को समर्पित है, ये भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। और ये भगवान शिव की जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माने जाते हैं। कौन सा मंदिर, मल्लिकार्जुन मंदिर। कौन से मंदिर, मल्लिकार्जुन मंदिर। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 42 है, सोमरसॉल्ट शब्द का संबंध निम्न में से किस खेल से है। तो किस खेल से संबंधित है, डाइविंग से, तलवारबाजी से, ताइक्वांडो से या फिर बैडमिंटन से। तो जो सोमरसॉल्ट है इस शब्द का संबंध डाइविंग से है यानी कि गोताखोरी से है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43 है, कृष्णा नदी जल विवाद निम्न में से कौन से राज्य शामिल हैं। कृष्णा नदी जल विवाद में कौन से राज्य शामिल हैं, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ये कृष्णा नदी जल विवाद में शामिल हैं। तो दोस्तों कृष्णा नदी जल विवाद ये कब हुआ था, ये 1969 में हुआ था। कब हुआ था, 1969 में हुआ था। और ये किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था अंतरराज्यीय जल विवाद। जो अंतरराज्यीय जल विवाद है अधिनियम 1956 के द्वारा ये कृष्णा नदी जल विवाद को किया गया था 1969 में। और इसका जो रिपोर्ट इन्होंने दी थी 1973 में दी थी। कब दी थी, 1971 में इनके द्वारा रिपोर्ट दी गई थी। और इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और एक तेलंगाना भी होता है इसमें आंध्र प्रदेश के साथ साथ। अगला प्रश्न है 44, किसी एकल प्रतिस्पर्धा में भारत की ओर से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था। तो किसने ओलंपिक पदक जीता था भारत की ओर से एकल प्रतिस्पर्धा में, महेश भूपति ने या फिर खसाबा दादा साहेब जादव यानी कि केडी जादव ने, साइना नेहवाल या फिर योगेश्वर दत्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जो केडी जादव थे इन्होंने पहली बार एकल प्रतिस्पर्धा में भारत के लिए पदक जीता था। और इन्होंने कौन सा पदक जीता था, ये जीता था ब्रॉन्ज मेडल। इन्होंने कौन सा पदक जीता था, कांस्य पदक जीता था 1952 के जो हेलेंस्की में जो ओलंपिक हुए थे उसमें केडी जादव ने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगला प्रश्न है 45, वर्तमान में हेडलाइन ग्रोथ रेट का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, नियत बाजार मूल्य पर नेट घरेलू उत्पाद के द्वारा, नियत बाजार पर सकल घरेलू उत्पाद के द्वारा या फिर नियत बाजार मूल्य पर सकल मूल्य, नियत बाजार मूल्य पर नेट राष्ट्रीय उत्पाद। जो भारत में हेडलाइन ग्रोथ रेट का जो निर्धारण किया जाता है वो किया जाता है नियत बाजार पर सकल घरेलू उत्पाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46 है, भौतिक इकाइयों अथवा मूल्य पर लगने वाला आयात कर कहलाता है। तो जो भौतिक इकाइयां होती हैं अथवा मूल्य पर लगने वाले आयात कर को क्या कहते हैं, फ्रिंज टैक्स, टैरिफ, फिजिकल टैक्स या फिर इनविजिबल टैक्स। तो इसका सही आंसर है, इसको कहा जाता है टैरिफ। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 47 है, आधुनिक आवर्त सारणी में चांदी जिसका रासायनिक सूत्र है Ag का परमाणु क्रमांक कितना है। तो जो चांदी है उसका परमाणु क्रमांक कितना है,
22, 11, 47 या फिर 33। तो इसका सही आंसर है 33, वो 47 इसका सही आंसर है। इसका जो परमाणु क्रमांक सूत्र होता है वो होता है Ag। चांदी जो कि विद्युत और ऊष्मा का कुचालक सुचालक होता है, सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है चांदी को। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 48 है, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? यानी राज्य का पूछा गया है, सर्वोच्च विधि अधिकारी। कानून एवं न्याय मंत्री, महाधिवक्ता, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का महान्यायवादी। तो राज्य का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी वो होता है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता होते हैं राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी। और इनका किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? ये है अनुच्छेद अनुच्छेद इनका है अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। अगर पूछा जाता कि भारत का सबसे सर्वोच्च जो विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है, तो बताते हम महान्यायवादी। और इनका किस आर्टिकल में वर्णन है? आर्टिकल 76 में, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है 49, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? दोहरा दंड, एकल दंड, आत्म अभिशंसन या फिर बहुदंड। तो इसका सही आंसर है दोहरा दंड कहा जाता है इस सिद्धांत को, कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती, इस सिद्धांत को कहते हैं दोहरा दंड। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। और ये किस अनुच्छेद में इसमें बताया गया है? अनुच्छेद 20 का जो 2 है आर्टिकल, उसमें बताया गया है कि एक अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा या फिर सजा नहीं दी जा सकती। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 50 है, निम्न में से कौन सी स्वशासी संस्था ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है? निगम, नगरपालिका, क्षेत्रीय परिषदें या फिर पंचायत। तो जो संस्था है ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है वो है पंचायत। बाकी की ये सभी शहरी क्षेत्रों से संबंधित है, निगम, नगरपालिका और क्षेत्रीय परिषद। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है संस्था वो है पंचायत। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वशासी संस्थाओं की स्थापना ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 के द्वारा ये की गई थी। और इसके द्वारा कौन से अनुच्छेद में वर्णन किया गया था? ये 343 से लेकर 343 ओ तक ये सभी जो पंचायतें होती हैं उन सभी के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों हमारे जीके जीएस के 50 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी सी भी नॉलेज दी हो इस वीडियो ने, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आपके लिए प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे और इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।